Okay, students, now I am going to teach the next subtopic 2.3, the Rayas and the Naikas. Okay, so I have told you who were Rayas. Rayas were those who belonged to the royal family. They were the successors of the king who used to ascend the throne after the death of the king. They were the Rayas, the members of the royal family, or you can say the successors. And who were Naikas? Naikas were the military commanders. They were the military commanders of the armed forces. And in Vijayanagar Empire, there was always a stiff competition going on in between the Rayas and the Naikas for seizing the power, to take the power into control, to ascend the throne. And sometimes when the Naikas or the military commanders, who were also the governors of their own state, and they were having their own they were having the political autonomy to collect the revenue as well as to do the administration, besides being the military commander. When they become powerful and their popularity also become more, then at times they used to revolt against their own king, and they used to establish their own rule in that particular kingdom. Like you can say that the Vijayanagar Empire was established by the rulers of the Sangam dynasty, that is the Harihar and Bukka. But later on it was replaced by the Sulwas, who were the military commanders. Okay, among these who exercised power in the empire were military chiefs, who usually controlled forts and had armed supporters. These chiefs often moved from one area to another. तो ये कह रहे हैं कि नायकास वो होते थे जो कि पूरे उनका मतलब साम्राज्य में उनका काफ़ी रौब था, काफ़ी दबदबा था, क्योंकि वो न केवल मिलिट्री चीफ होते थे बल्कि फोर्ट को भी, यानी किलों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण रखते थे, और इसलिए उनके काफ़ी सपोर्टर्स यानी कि हिमायती होते थे. These chiefs often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasants. और क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे और अपने अपने राज्यों के ऊपर शासन भी करते थे, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी मिली हुई थी, और क्योंकि ज़्यादातर जो किसान होते थे उन्हीं को जो है मिलिट्री में सिपाहियों की तरह अपॉइंट किया जाता था, इसलिए ये जहाँ पे भी जाते थे ये जितने भी लोकल पीजेंट्स होते थे उनके साथ इनका काफ़ी मेल जोल रहता था, और ये जो किसान होते थे वो हमेशा इनकी तरफदारी किया करते थे. These chiefs were known as Naikas and they usually made spoke Telugu or कन्नड़ा, और ये ज़्यादातर जो है तेलुगु या कन्नड़ भाषा में बातचीत करते थे. मैनी नायकास सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर. ज़्यादातर जो नायकास थे वो विजयनगर राजा के मतलब अथॉरिटी को, अधीनस्थ उनकी सेवा को कबूल करते थे. पर कई बार जब उनको लगता था कि ये शासक जो हैं कायदे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है अपने ही राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करते थे और अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे. The Amara Naika system was a major political innovation of the Vijayanagar Empire. ये कह रहे हैं कि जो अमारा नायका जो व्यवस्था थी, ये एक तरह की राजनीतिक जो शासन व्यवस्था थी, इसमें एक नया तरीका इन्होंने विजयनगर साम्राज्य ने स्थापित किया था, जिसमें कि ज़्यादातर जो इसके विशेषताएं थी इस व्यवस्था की, वो उन्होंने दिल्ली सल्तनत से ली थी. The Amara Naikas were military commanders and were given territories to govern by the Raya. ये कह रहे हैं कि जो अमारा नायका होते थे वो
मिलिट्री कमांडर्स होते थे। और ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे इनको जो उन्हीं के राजाओं की तरफ से, विजयनगर साम्राज्य के राजा की तरफ से इन मिलिट्री कमांडर्स को एक एक राज्य दे दिया जाता था कि जहाँ पे वो एज अ गवर्नर उनको अपॉइंट किया जाता था और वहाँ पे वो रूल करते थे। उनको पूरी अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी कि वो अपनी तरीके से अपने राज्य को शासित कर सकते हैं। और साथ ही में वो उनका काम था लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करना। वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे जो कि वो अ, जो कि वो राजा अपने विजयनगर के राजा को हर साल देते थे। और इसके अलावा उनके पास अपनी खुद की एक सेना होती थी जो वो अपने राज्य में बड़ी सी सेना को कंट्रोल करते थे। और उनकी जो सेना वो अपने राज्य में बनाते थे, तो जब भी कभी युद्ध की स्थिति होती थी तो वो अपने सेना को जो है राजा को उपलब्ध कराते थे। Okay, uh, the Amara Naikas were military commanders who were given territories to govern by the Rayas. Rayas means kings of Vijayanagar Empire. They collected taxes and other dues from peasants, craft person and traders in the area. They retained part of the revenue for personal use and for maintaining a stipulated contingent of horses. मतलब इनके पास पूरी एक सेना होती थी घुड़सवारों की और elephants की. These contingents provided the Vijayanagar king with uh, an effective fighting force with which they brought the entire southern पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल. और ये जो उनकी घोड़े और हाथियों की जो इतनी बड़ी सेना होती थी जिसमें काफ़ी जो है कैवलरी और एलिफेंट की जो सेना इन्होंने बना रखी थी, इससे इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे और जीते भी थे, जिससे कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया था. द अमारा नायकास सेंट द ट्रिब्यूट टू द किंग annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. ये जो अमारा नायकास थे ये समय समय पर बड़े बड़े अपने राजा को सम्मान देने के लिए हर साल एक बड़े आयोजन में इनके लिए बहुत महंगे उपहार लेकर जाते थे और ये उपहारों से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे. King occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another. लेकिन कई बार जब राजाओं को लगता था कि जो हमारा नायकास है वो काफ़ी ताकतवर हो गए हैं और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकते हैं विद्रोह करके या अपने को अलग करने के लिए, तो ऐसे में राजा भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन अमारा नायकास को अलग जगह भेज देते थे, दूसरे राज्य में उनका ट्रांसफ़र कर देते थे ताकि वो इस तरह के विद्रोह को आगे ना बढ़ा पाए. However, during the course of the 17th century, many of these Naikas established independent kingdom. लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको लगा कि हमारा नायकास को कि आगे के जो वंश के जो राजा हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजा के खिलाफ विद्रोह किया और अपने राज्य को उनसे अलग कर लिया. दिस हैसेंट द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल इम्पीरियल स्ट्रक्चर. और इसकी वजह से जो इतना बड़ा विजयनगर साम्राज्य था वो जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब उसके कई टुकड़े हो गए, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. Now we are going to discuss about the architecture, the beautiful architecture and the environment and the surroundings of the Vijayanagar Empire. The capital and its environs.
Like most capitals, Vijayanagar was characterized by a distinctive physical layout and building style. जैसे कि हमेशा की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल्स होती हैं वो देश के अन्य राज्यों से काफ़ी खूबसूरत और देखने योग्य बनी होती। इसी तरह से जो विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वो बहुत ही उसको खूबसूरत तरीके से बनाया था। उसका एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट प्रेजेंटेड अ सीनिक ब्यूटी। अ स्प्रॉलिंग सिटी मतलब बढ़ता हुआ शहर। दिस इज एन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमेगो पायास डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर। ये एक अंश है जो कि डेमेगो पायस, जो कि पोर्चुगल के ट्रैवलर थे, जब वो विजयनगर साम्राज्य में आए और उन्होंने यहाँ की राजधानी देखी तो उन्होंने इनकी इसकी खूबसूरती को अपने जो है बुक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। द साइज ऑफ दिस सिटी आई डू नॉट राइट हियर बिकॉज इट कैन नॉट ऑल बी सीन फ्रॉम एनी वन स्पॉट। ये कह रहे हैं कि शहर इतना बड़ा था कि इसके बारे में हम पूरा लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको एक जगह से हम देख नहीं सकते। और पूरे शहर को देखने के लिए मैं एक बड़ी सी पहाड़ी पे चढ़ गया, तब भी मैं पूरा इसको देख नहीं पाया, क्योंकि ये शहर जो है कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। What I saw from thence seemed to be as large as Rome. वो कह रहे हैं कि जब मैंने इस विजयनगर साम्राज्य को देखा तो इतने विशाल साम्राज्य को बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं रोमन साम्राज्य में आ गया, जो कि इतना फैला हुआ साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था। एंड वेरी ब्यूटिफुल टू द साइट, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत था। देयर आर मैनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज विद इन इट इन द गार्डन ऑफ द हाउसेज एंड मैनी कंडक्ट्स ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ों के बागान थे, जैसे कि आम के वृक्षों के, और जो घर थे उनके चारों तरफ गार्डन्स थे, और कई जगह जो है वाटर के डक्ट्स यानी कि उन्होंने तालाब जैसे बनाए हुए थे। विच फ्लोस इनटू द मिडेस्ट ऑफ इट, और ये जब पानी की जो तालाब थे उनमें से जो धाराएं निकलती थी, जब वो बीचों बीच से बहती थी। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी तालाब थे यानी लेक्स थे, एंड द किंग हैज़ क्लोज टू इट्स palm grove and other rich fruit bearing trees. Finding about the city, a large number of inscriptions of the kings of Vijayanagar and their Naikas recalling domination to temple as well as describing important event has been recovered. ये कह रहे हैं इस शहर के बारे में जानकारी जो हिस्टोरियंस थे उनको कैसे मिली, उनको इसके बारे में बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और इन शिलालेखों में खोद कर लिखा गया है कि ये जो कि विजयनगर के राजाओं और नायकों के द्वारा लिखाए गए हैं, और ख़ास तौर से ये मंदिर की दीवारों में उनको मिले हैं सेवरल ट्रैवलर्स। और इसके अलावा न केवल उनको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बल्कि कई सारे जो ट्रैवलर्स आए थे इस टाइम पे, उन्होंने भी अपने ट्रैवलॉग्स में इस विजयनगर एम्पायर की सुंदरता और विशालता का वर्णन किया है। Notable among their accounts are those of an Italian trader named Niccolo di Conti, an ambassador named Abdur Razak sent by the ruler of Persia। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिससे कि हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो ट्रैवलॉग इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी काउंटी जो का है, और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक का है जो कि एम्बेसडर थे पर्शिया के। जब वो आए थे तो उन्होंने इसके बारे में लिखा था। और साथ में एक व्यापारी मर्चेंट अफनासी निकितिन फ्रॉम रशिया, all of whom visited the city in the 15th century, and those of Dorte Barbosa, Domingo Pius
and Farnio Nunes from Portugal who came in the 16th। तो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के लिखे हुए जो ट्रैवलॉग्स हैं जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे गए हैं वो भी इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ओके, तो अभी इसके लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।